नमस्कार दोस्तों। हमने कल के वीडियो में पढ़े थे घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण और अनुनासिक। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। दोस्तों, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और इनके बगैर हम हिंदी की जो स्टडी है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और अपने हिंदी के इस टॉपिक को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण रूप जो है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि होने के साथ साथ यानी आप लोगों को मालूम है कि इसमें कुल अक्षर 52 हैं और वर्ण हैं वो 44। ये यानी इस प्रकार से हमारी लिपि का एक तरह से रूप माना गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने इस देवनागरी लिपि का पहले अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया है। तो पहले तो स्वर देखते हैं। तो स्वर हमने पहले पढ़े भी थे। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, उ और उसके बाद री। मैंने ये एक कमेंट में पूछा भी था कि री कहाँ पर आएगी। तो आपने एक तरह से चुप्पी साध ली, जवाब नहीं दिया था। बहुत कम मात्रा में जवाब आया था। देखिए, उ और बड़े ऊ के बाद री आएगी वर्णमाला, जब हम स्वरों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। और उसके बाद ए, आई, औ और औ। ये तो हमारे स्वर हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में। और उसके बाद अगर पूरा चलते हैं, जैसे पहली क्लास का बच्चा पढ़ता है वैसे ही मात्राएं, मात्राएं और मात्राएं देखिएगा। ए की कोई मात्रा है नहीं, इसकी ये मात्रा है। और इसके अलावा देखिएगा, ई की मात्रा है वो इस रूप में होगी और बड़ी ई की मात्रा इस रूप में होगी। ऊ की मात्रा इस रूप में और बड़े ऊ की मात्रा इस रूप में। री की मात्रा इस रूप में और ए की मात्रा इस रूप में। ऐ की मात्रा ये और ओ की मात्रा इस रूप में। और अपना है औ, औ की मात्रा ये अपने मात्राएं होगी इनकी अलग अलग, सिर्फ इसमें ए की मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार के रूप में अपने है अंग, विसर्ग। और विसर्ग के रूप में हिंदी लिपि में हमारे अंग अ है। चलिए, यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और नीचे बढ़ करके अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह, और ये है चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो अपने हैं वो कैसे लेकर प, वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी 25। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मैं लिखकर भी बता दूंगा। 25 जो अपने व्यंजन क, ख, ग, है, अंग। और उसके बाद आप सोचोगे कि बारकड़ी सिखा रहे हो क्या। तो चलो सीख लेते हैं।
स, थ, ज, थ, ञ, इनके सबके हलंत लगेगा क्योंकि व्यंजन एक तरह से आधा अक्षर होता है। फिर ट, ठ, 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 ण, तो ये भी हलंत से युक्त हो गए। उसके बाद ट, ठ, ठ, द, ठ, न, ये हो गए। थ, थ, द, धन, प, थ, द, ध और म। ये अपने कितने हो गए? 25 हो गए। ये अपने 25 से हिंदी लिपि में, जो देवनागरी लिपि है उसमें 25 व्यंजन तो ये हो गए। अब और देखते हैं। और देखने पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अध्ययन करते हैं। तो आगे आगे ये व, ल, व और स, स, है। ठीक। उसके बाद अपने आगे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन में हम देखते हैं क्ष, रे, ये और ये इस रूप में। कई जगह इस रूप में भी मिलता है, कई जगह इस रूप में भी मिलता है। ठीक है। उसके बाद हलंत चिन्ह, और ये इस रूप में मिल जाएगा, यानी किसी भी जैसे स लिखा तो स के नीचे ये हो गया हलंत चिन्ह। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज़ है। तो हिंदी में ग्रहित ध्वनियाँ भी हैं, यानी ग्रहित ग्रहित स्वर भी हैं। सॉरी, ग्रहित स्वर। और ग्रहित स्वर में आ, अर्धचंद्र बिंदु वाला जिसको, ये आ का उच्चारण होता है दोस्तों। हम बोलते हैं ओ, ये ओ का उच्चारण करते हैं हम, लेकिन होता है क्या है, आ का उच्चारण होता है। गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये आ का उच्चारण है, ओ बोलते हैं। यानी आप कहीं भी अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, और ये विशेष तौर से अंग्रेजी के जो अक्षर हैं और हिंदी में लिखे जाते हैं, ट्रांसलेट रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये आ है अर्धचंद्र बिंदु युक्त, और उच्चारण करते समय हम यानी बड़ी भूलवश ओ का उच्चारण करते हैं। ओ का उच्चारण जैसे डॉक्टर, ये डॉक्टर होता है और हम बोलते हैं डॉक्टर, इस रूप में उच्चारण करते हैं। उच्चारण ये होता है, लेकिन ये गलत है, डॉक्टर ही होता है। आ का उच्चारण है। इसके अलावा हमारे ग्रहित स्वर में है, जिसके नीचे नुक्ता है, जय जिसके नीचे नुक्ता है, और फै जिसके नीचे नुक्ता है। ये नुक्ता क्या चीज़ है? यानी जिस अक्षर पर ज़्यादा जोर पड़ता है उसके नीचे लगाया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं जिला, यहाँ जय पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो ये नुक्ता लग गया और ये लिखा गया। तो ये हमारे हिंदी का जो लिखने का तरीका यानी देवनागरी लिपि है उसके अक्षर हैं। इसके अलावा आप और भी जो अक्षर देखते हो ये संयुक्त रूप में बनते हैं। ये तो संयुक्त रूप में बनते हैं, इनका जिक्र नहीं किया गया है वर्णमाला में। और इसके साथ साथ और भी अक्षर बनते हैं, जैसे ये और ये अडैब ये के है। तो ये चीज़ें काफ़ी, और भी आप देखते हो बहुत सारे संयुक्त अक्षर बनते हैं, लेकिन मूल रूप में चार वो
ही संयुक्ताक्षरों की श्रेणी में अपने हिंदी में माने जाते हैं और ये प्रयोग में होते ही होते हैं। ये तो अपना हिंदी की देवनागरी लिपि की थी और इनमें घृत स्वर हैं। पूछ लिया जाए तो घृत स्वर कितने हैं? 4 हैं। और मैं एक बार पुनः लिखकर बता देता हूँ आपको घृत स्वर। एक तो आ अर्धचंद्र बिंदु वाला, और है जिसके नीचे नुक्ता है, जय जिसके नीचे नुक्ता हो, और फ जिसके नीचे नुक्ता हो। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसके नीचे नुक्ता हो, नुक्ते का मतलब ये आप जो ये देख रहे हैं ना, एक छोटा सा अनुस्वार आपको मोबाइल में बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए मैं बड़ा कर देता हूँ। बहुत छोटा दिखता है ये, इसलिए ये टिमकी है। टिमकी यानी बिंदिया, एक छोटी सी बिंदिया होती है। ये समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ, ये नुक्ता है। काफी बड़ा कर दिया मैंने, अब आपको दिखाया होगा, क्योंकि जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैंने ये अनुभव किया कि ये आपको मोबाइल पर स्क्रीन छोटी हो जाती है तो ये छोटे दिख रहे हैं अक्सर। अब चलिए दोस्तों, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण रूप देखते हैं। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण रूप, भैया यहाँ आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एक भी टॉपिक को आप, एक भी शब्द को आप छोड़े नहीं। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप देख लोगे तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा, मेरा टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने छोड़ दिया तो आपके बहुत काम की चीज़ मिस हो जाएगी। चलिए मानकीकरण रूप देखते हैं, और मानकीकरण रूप में हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारे खड़ी पाई वाले। देखिए, पहले तो लेते हैं संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण का मतलब ये होता है कि दो अक्षर या दो वर्ण आपस में जुड़े हुए हों। तो वर्ण आपस में जुड़े हुए हों, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त यानी वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का मानकीकरण जो वर्तनी का किया गया है, वहां पर एक नियम दिया जा रहा है, और वो नियम है खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब भाई साहब, हमारे सामने आ गया कि ये खड़ी पाई क्या है। भाई ये डांग है, ये है, ये मात्रा है, उसको खड़ी पाई कहते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन को अगर हम संयुक्त बनाना चाहते हैं तो खड़ी पाई, खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयुक्त बनाते समय इस खड़ी पाई को हटाना है। यानी खड़ी पाई को हटाना है, मतलब डंडा है उसको क्या करना है? हटा देना है जी। अब देखिए, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। जैसे एक अशुद्ध है, जो अशुद्ध लिख रहा हूँ, है या सी। एक वर्ण, दो वर्ण और तीन वर्ण संयुक्त नहीं हुआ अभी तक। अब ये संयुक्त हो जाएगा, है या सी, यानी ये संयुक्त हो गया। ये दोनों क्या हो गए? संयुक्त हो गए। एक है और देखते हैं, ले गए न।
अब इसको संयुक्त करना है दोनों को, इन दोनों को, तो हमें क्या करना है, ले और ग की खड़ी पाई हटा दी और लगन, इस रूप में हो गया। फिर हम देखते हैं कच्चा। अब हमने लिखा है ऐसे, भाई ये संयुक्त नहीं हुआ और अशुद्ध भी है, लेकिन हम लिखते हैं ये। अब यहाँ पर हमारे को नियम समझ में आ गया होगा कि खड़ी पाई कैसे हटाते हैं। ये सारे संयुक्त बन रहे हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि संयुक्त तो सिर्फ वो 4 ही थे। नहीं भाई, खड़ी पाई हटाने पर भी क्या होता है, बहुत से संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे एक है ये, अर्थ ही दूसरा हो जाएगा खड़ी पाई और नहीं हटाई तो। इसका अर्थ होगा भय के साथ, और ये हम खड़ी पाई हटाते ही तय भय ये हो गया सुसंस्कृत। तो इस प्रकार से जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनकी जो लिखने का तरीका है वो खड़ी पाई को हटाना पड़ेगा, तब वो संयुक्त व्यंजन बनेंगे। नियम आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई खड़ी पाई हटाने पर ही वो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। चलिए जी, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपको याद कराना है। विभक्ति चिन्ह, अब ये एक बात आती है, खड़ी पाई की बात हमने कर ली, अब चलते हैं विभक्ति चिन्ह। बहुत से मेरे साथी इसको भी गलत लिखते हैं, चिन्ह को भी गलत लिखते हैं। चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, देखिए बहुत जगह देखा मैंने, गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है। चिन्ह सी और है के नीचे हलंत और ने, और जैसे संयुक्त रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, ये देखो, ये रूप ठीक है, ये सही है, क्योंकि है आधा और ने पूरा है। अब देखिए विभक्ति चिन्ह, और इसको थोड़ा सा आपको गौर से पढ़ना है। हिंदी की, थोड़ा साथ साथ लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहा हूँ। हिंदी की चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक से लिखे जाएं। हिंदी में विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लिखे जाएं। भाई ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लिखे जाएं, पृथक लिखे जाएं। भाई व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है। देखिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण में। सोहन ने, अब यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, राम को या कामना को, कामना को स्त्री ने और पुरुष से, कई, यहाँ क्या है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सबको आता है, बस थोड़ा भाषा का ही द्वंद था। कई लोग क्या करते हैं, सो है ने
ने, ऐसे लिख देते हैं। कई लिख देते हैं आ मैं ना को, कई लिख देते हैं स्त्री ने। तो भाई ये नहीं, ये रूप क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रूप है, गलत रूप है। ये जो प्रतिपादक हैं वो क्या है? पृथक रूप से लिखने हैं। और प्रतिपादक कौन से हैं? ये ने, को, ने और से, ये प्रतिपादक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। लेकिन अब इससे आगे देखेंगे तो आपके दिमाग में और भी अलग चीज आएगी, बहुत ही अजब चीज आएगी। ये तो था कि विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लेके जाएं। यहां बात थी संज्ञा शब्दों की। इस संज्ञा शब्द में तो क्या है? अलग से लिखे जाएं। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल, संज्ञा शब्दों में ये हमेशा अलग लिखे जाने चाहिए। लेकिन अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या है। सर्व सर्वनाम शब्दों में ये तो भाई ये क्या हो गया? संज्ञा शब्दों में तो हम अलग अलग लिख रहे थे प्रतिपादक को, लेकिन यहां पर सर्वनाम शब्दों में क्या करना है? सर्वनाम शब्दों में इन चिन्हों को क्या करना है? अलग अलग लिखना है। अब पहली तो बात यह है कि यानी संज्ञा चीज अलग होती है, सर्वनाम अलग होती है। तो सर्वनाम की परिभाषा भी हम देखेंगे, संज्ञा की परिभाषा भी देखेंगे, पूरी संज्ञाएं भी करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर चलेंगे। तो सर्वनाम देखिएगा, उस और उसके आगे हमें ने जोड़ना है तो साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ये। क्रॉस हमको सर्वनाम रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी दूसरे के स्थान पर काम आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उससे ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लिखते समय ये गड़बड़ करते हैं, उ से और स्पेस दे करके न लिख दिया, या शिरोरेखा काट दी। देखो हिंदी में शिरोरेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखिएगा, शिरोरेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये गलत है। हालांकि शिरोरेखा मैं नहीं लगा रहा हूँ कई जगह, क्योंकि ये थोड़ा पेन से अलग टाइप से लिखी जा रहा है। उसको, अब उस तो हमने यहाँ लिख दिया और को हमने यहाँ लिख दिया, तो पूरा माजरा ही क्या हो गया? खराब हो गया। वर्तनी की दृष्टि से ये बिल्कुल क्या है? अशुद्ध है। करेक्शन उससे, ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो सही रूप क्या है? एक ये है, ये रूप सही है, और ये रूप सही है। उसने, उसको, उससे। तो सर्वनाम शब्द हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो वहां पर आपको ये जो चिन्ह है प्रतिपादक के साथ ही लिखना पड़ेगा। प्रतिपादक है उसमें उस, यानी तीनों में उस प्रतिपादक है, तो प्रतिपादक के साथ लिखना पड़ेगा। और संज्ञा है तो प्रतिपादक से अलग लिखना पड़ेगा, और सर्वनाम है तो प्रतिपादक के साथ लिखना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर और चीज आएगी जिसको आपने हिंदी में कभी नहीं पढ़ा है। आप तो वैसे सोचते हैं कि हिंदी तो हमें आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के साथ यदि
यदि दो व्यक्ति चिन्ह दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। तो अब यहाँ पर एक नियम और आ गया कि सर्वनाम के साथ यदि कोई दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर, ध्यान रखिएगा, पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। कि दो विभक्ति चिन्ह हो तो क्या होगा, पहला तो मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा क्या है, अलग से लिखा जाएगा। अब आप जानते हो इस चीज को, आप जानते हो, आप लिखते भी हो, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं तब सोच रहे हो ये क्या बीमारी है। देखिए, तो विभक्ति चिन्ह देख लीजिएगा, उसके तो एक तो आ गया ये के, एक, और हमें लिखना था लिए, उसके लिए, तो ये दूसरा गया। तो भैया पहला तो हमने जोड़कर लिख दिया और दूसरा अलग लिख दिया। अगला है इसमें है, ये देखिएगा, इसमें हमने साथ लिख दिया और छह हमने अलग लिख दिया। इस तरह से हम ये जो है लिखते हैं। तो सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो क्या होगा, एक को जोड़कर लिखेंगे, दूसरे को अलग लिखेंगे। लेकिन कई बार हम ऐसा कर देते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसमें से एक साथ ठोक दिया ऊपर सिरो रेखा तो भी गलत है। सिरो रेखा बहुत बड़ी गलतियों को जन्म देती है, ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए कि सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, और सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जाएं और संज्ञा में इनको क्या है, अलग अलग लिखा जाए। अब चलते हैं क्रियापद। क्रिया देखिएगा, थोड़ा सा टाइम के साथ, धैर्य के साथ पढ़िएगा तो आनंद आएगा। क्रियापद संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक लिखी जाएं। इतना तो आ गया कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, अलग अलग लिखी जाएं। दोस्तों, काफी अच्छी चीज है, हम आमतौर पर काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए
और एक दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है या टैबलेट है, तो इन चीज़ों को उस पर देखें तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। या फिर फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट करके देखें। अगर रोटेट करके नहीं देखते हैं, तो आपको बहुत महीन-महीन अक्षर नज़र आते हैं। हालाँकि मैं काफ़ी बड़े लिख रहा हूँ। अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अनुभव किया कि ये पीसी पर बहुत छोटे, नहीं, मोबाइल पर बहुत छोटे नज़र आते हैं। अगर आपका मोबाइल बड़ी स्क्रीन का है तो कुछ बड़े आ जाते हैं। खैर, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक-पृथक लिखी जाएँ। ठीक? अब देखिए, पढ़ा करता है, पढ़ते गए जा रहे हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने आई। पढ़ा करता है, पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें संयुक्त क्रिया है दोनों वाक्यों में। और उदाहरण लिखते हैं। दोनों वाक्यों में संयुक्त क्रियाएँ हैं और वो अलग-अलग लिखी जा रही हैं संयुक्त क्रियाएँ। और वाक्य देखिएगा, आ सकता है, और खाया करता है, इसके अलावा खेला करेगा, घूमता रहेगा। संयुक्त क्रिया और दोनों की दोनों क्या हैं? अरे! घूमता रहेगा। तो हमने देखा कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक-पृथक लिखी जानी चाहिए। अब यहाँ पर नियम क्या है, तो ये समझ लेना। ऐसे ही लिखा, जैसे हम गड़बड़ ये कर दें, घूमता ऐसे लिख दें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बस ये गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ कोई करता भी नहीं है। कोई करता भी नहीं है, अपवाद तौर पर करता है। तो खेला करेगा, यानी इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। आजकल स्पेस न देने का रिवाज चल पड़ा है, तो स्पेस देना चाहिए हिंदी भाषा की दृष्टि से। चलिए, अब बात करते हैं हम संयोजक चिन्ह की। संयोजक चिन्ह और संयोजक चिन्ह, देखिए भैया, जिसको अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं, अंग्रेजी वाले हैं तो वो हाइफन, बिल्कुल। हम संयोजक चिन्ह कैसे लगाएं? काफी बड़े नियम हैं, और उन नियमों को देखते हैं। एक तो भाई, द्वंद्व समास दोनों होते हैं, तो पद के बीच में संयोजक चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे दिन रात, ये गलती हम कतई नहीं करें। द्वंद्व समास में आप जानते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद प्रधान होते हैं तो दोनों बराबर की स्थितियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये संयोजक चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे देख, देख, उसके अलावा चाल, चलन,
हंसी मजाक। तो यहाँ पर हमें संयोजक चिन्ह लगाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर हम नहीं लगाते हैं, सीधा शीर्षक बिल्कुल चलते हैं और लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें संयोजक चिन्ह लगाने चाहिए। उसके बाद देखते हैं, अगला है सा। जैसा, आदि से पूर्व संयोजक संयोजक चिन्ह होना चाहिए। भाई, सा लिखें या जैसा लिखें तो संयोजक चिन्ह उससे पहले होना चाहिए। ये नियम देख, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप जल्दी में हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप कर दीजिए, नहीं तो ध्यान से देखते जाइएगा। बिल्कुल। अब हम लिखते हैं तुम सा। हम लिखते हैं ऐसे, देखो हम क्या लिखा, बड़ा अटपटा लग रहा है ना। और मोटा सा, कौन सा, ठीक, कपिल, कपिल जैसा। ये सारे के सारे क्या हैं, गलत दोस्तों, गलत हैं। अब इनको हम कैसे लिखें? सा है तो तुम, सा, मोटा सा, कौन सा, और जैसा। ये रूप शुद्ध है। हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण करते समय हमें इस रूप में लिखना चाहिए। तो ये जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चाकू से, ठीक है। भाई जैसा, भाई सा, तो जैसा या सा लिखें तो वहां पर, यानी इस सा या जैसा के पीछे क्या लगाना है, संयोजक चिन्ह लगाना है। द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह लगाना है। अब एक बात और देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ चीज तो काफी बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। तो तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम की संभावना हो। अर्थ के स्तर पर भ्रम की संभावना हो, वहीं संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अब इनको उदाहरण से देखते हैं।
जैसे जैसे हम देखते हैं, एक है भूतत्व, ठीक है, भूतत्व। अब आप कहोगे ये तत्व गलत है। भाई तत्व ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा, तय, और फिर एक तय है और तय के ऊपर तय है और वह है। मैंने इसको खोल लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही है। तो भूतत्व है। अब इसके बीच में संयोजक लिखा, संयोजक चिन्ह न लगाने से ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये ऐसे लिख होगा, भूतत्व है, भूतत्व है, भूतत्व ऐसे होगा, और इसका अर्थ भूत होने का भाव हो जाएगा। यानी ये तो था पृथ्वी का तत्व, हो जाएगा था क्या, भूत तत्व। दोनों में अंतर आ गया, जहां हम पृथ्वी का अर्थ स्पष्ट कर रहे थे वहां भूत का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो यहां पर हमें संयोजक चिन्ह लगाना जरूरी था, लेकिन अगर हम नहीं लगाते तो गलती है, और लगाते हैं तो सही है। तो जहां पर जरूरी हो और अर्थ अर्थ में भ्रम पैदा हो वहां तो हमें लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए। जैसे जैसे देखिएगा, राम राज्य, या कुछ अपवाद स्वरूप हम ले सकते हैं, राम राज्य, राज कुमार, गंगा जल, राम वासी। इनमें संयोजक चिन्ह की क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। और एक ही बात यह है कि इनमें सिरोरेखा भी पूरी होगी, कटेगी नहीं। आप इनको ऐसे भी नहीं लिख सकते दोस्तों, ऐसे भी नहीं लिख सकते, राज कुमार, ये लिखना क्या है, गलत है। राम राज्य, ये सही है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, स्पेस होते तो गड़बड़ हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हमें आगे बढ़ने को मजबूर करती हैं। और अब देखिएगा, और जैसे एक है ए न है, यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, संयोजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ए नख, यानी बिना नख का, नहीं तो एनक का अर्थ दूसरा हो जाएगा। या फिर ए नति, नम्रता का भाव। या फिर अपरस, ऐसे गलत है ए परस, इस रूप में सही, और ये गलत है। तो यहां पर हमें, यानी जिसको किसी ने छुआ ना हो, संयोजित चिन्ह लगाना चाहिए। कितनी गलती करते हैं हम, कितनी गलती करते हैं हम, देख पढ़ते हैं तब पता लगता है कि हम कितनी गलती करते हैं। और आमतौर पर ये तो गवर्नमेंट सब पा लेते हैं कि हिंदी आती है, लेकिन हिंदी आती कहाँ में, निश्चित तौर पर अगर हम इनमें ये जो संयोजक नहीं लगाएंगे तो ये सारे के सारे शब्द कैसे बनेंगे, देखिएगा, एनक एस बन जाएगा, एनति ऐसे बन जाएगा, और एपरस से बन जाएगा। तो जो कि ये गलत है और ये भी गलत है। इस रूप में ए संयोजक चिन्ह न
अब देखिए भाई, हमारे सामने अव्यय है। पहली बात तो ये है कि अव्यय कहते किसे हैं। हमारे सामने समस्या आ जाती है, अव्यय कहते किसे हैं? जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण से परिवर्तित न हो। कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा भी कारक हो, कोई सा भी वचन हो, उनमें वो सदा समान रहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। यानी ऐसी जो चीजें हैं उनको क्या है? अव्यय है। यानी जिनका रूप कभी नहीं बदले। कोई से लिंग में हो, कोई से कारक में हो, कोई से काल में हो। लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बदलते नहीं है जी, तो उनको अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के साथ देखते हैं, अव्यय तक के साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाए। देखिए, इनमें दो चीजें देखनी है, ज्यादा नहीं है इसमें अव्यय में। एक तो तक ध्यान में रखना, एक साथ। ये जो अव्यय होते हैं उसमें ध्यान रखना, जैसे आपके। अब आपके साथ लिखना है तो अलग लिख देगा इस अव्यय को। आप तक, तो आप ये अलग लिखना पड़ेगा। ऐसे और भी शब्द हैं, तो उनको आप अगर हम लिखें करें, अलग अलग लिखें, अव्यय भी साथ नहीं लिखे जाएं। जैसे आपके साथ यहां तक, या यहां तक, तो अलग अलग लिखना ही ठीक है। चलिए, अब एक नियम और पढ़ते हैं। हालांकि वीडियो लोग सोच रहे होंगे थकावट आ गई होगी, कोई बात नहीं, थकावट आ जाती है, पढ़ना तो पड़ेगा। अंग्रेजी की एक बात दोस्तों, आज जब वीडियो चल रहा है तो मजे की बात हम कर ही लेते हैं। अंग्रेजी, हिंदी भाषा की दृष्टि से आप चाहे कितने कमेंट कर लेना, कितने भी कमेंट कर लेना, अंग्रेजी शब्द है वो, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है बिल्कुल। ये मैं आपको वीडियो पर ऑनलाइन कर रहा हूं। अंग्रेजी हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, यानी हिंदी में रूप लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। और आप में से बहुत कम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। और हमारे गुरुजन गण भी बच्चों को जब शुद्ध अशुद्ध सिखाते हैं तो बच्चा इस रूप में लिख देता है, इस रूप में लिख देता, तो वो कहते हैं बेटा 5 बार लिख, और 5 बार वो लिखवाता है, ये लिखवाता है, और 5 बार कहता है इस ये शुद्ध है और इसको लिख। जबकि वास्तविक रूप से भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ये रूप शुद्ध है, अंग्रेजी, ये रूप शुद्ध है। अब आप कहोगे यार ये क्या माजरा है, आप ज्यादा विद्वान थोड़े हो। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तर्क के साथ कहता हूं कि ये रूप शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है ये। क्योंकि हिंदी एक वियोग प्रधान भाषा है, और वियोग प्रधान भाषा होने के कारण से विदेशी भाषाओं के जितने भी अक्षर हैं वो संयुक्त रूप में लिखे ही नहीं जा सकते, इसमें लिखे ही नहीं जा सकते भैया। इसलिए कोई भी, यानी देसी भाषा के शब्द की बात छोड़िए, विदेशी भाषाओं का कोई भी शब्द इसमें आता है तो वह पूरा अक्षर के रूप में लिखा जाएगा, अधूरा अक्षर इसमें होगा ही नहीं, संयुक्त अक्षर बनेगा ही नहीं। ये चीज है। हाँ, तो अब देखिएगा, अंग्रेजी, चलिए चल रहे थे, मैं अशुद्ध नहीं लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अंग्रेजी के जिन शब्द, अर्ध विवृत, आ, एक बार
मैं पढ़ा रहा था, बहुत लंबी बहस चल गई कि ये ओ होता है। मैंने कहा ओ नहीं होता है। सारे अध्यापकों ने काफ़ी सुझाव दिए, लेकिन मैंने माना नहीं, क्योंकि ये अर्धविवर्त ध्वनि है और आ का उच्चारण देता है, ओ नहीं, ओ का उच्चारण नहीं देता है ये हिंदी। बाद में तय किया गया, सभी ने अपनी पूरी खोज की, रिसर्च की, और बाद में पता चला कि ये वास्तव में आ है, जबकि इसका उच्चारण अगर आप अंग्रेजी के शब्दों के साथ करोगे तो अजब अर्थ निकलेगा। हाँ, अर्धविवर्त अध्वनि यानी ध्वनि का प्रयोग होता है। उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर सॉरी अभीष्ट, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा और अब देखिएगा, आपके सामने जो स्पष्टीकरण दे रहा हूँ ना, वो बोलते हैं उनका, देखिएगा। अभीष्ट होने पर यानी जरूरत होने पर आ की मात्रा के आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, काफी रोचक टॉपिक रहा है, और इतना रोचक टॉपिक है कि हम काफी चीजें पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवर्त विवरित आ ध्वनि का प्रयोग होता है, शुद्ध रूप हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्ध चंद्र का प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद्र बिंदु नहीं, अर्धचंद्र, ठीक है ना, अर्धचंद्री, क्योंकि चंद्र बिंदु हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसमें जैसे ये है अपना कॉलेज, कॉलेज है, ये कॉलेज नहीं है। कॉलेज बोलने से पहले सोच लेना ये कॉलेज है। डॉक्टर, ये डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है। अंग्रेजी में चाहे हम कुछ भी माने, डीओ होता है, डीओ होता है, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण डॉक्टर होगा। इसके अलावा अपने सामने कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होगा। इस तरह से ये शब्द हैं, इस तरह से ये शब्द हैं। और दोस्तों यहां तक अगर आप देख रहे हो, यहां तक अगर मानकीकरण देख रहे हो, मैं आज इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। हिंदी मानकीकरण का अब जो अगला आएगा, वो आप कितना सही करते हो और कितना गलत करते हो, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि यानी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रकार की
नई नई चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। तो ओ की भूल मत करना, ये आ है, ठीक है। उच्चारण शुद्ध करना, हालांकि मेरा उच्चारण भी जैसे बोलते समय नॉर्मल वे में चलता रहता हूँ, शुद्धता की तरफ हम ज़्यादा चलते नहीं हैं। भाई पढ़ाना, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पहुंचाना आप तक उद्देश्य होता है, लेकिन जब बात हमें व्याकरण की तरफ आते हैं तो हमें बिल्कुल शुद्ध ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाई एक भी चीज़ छोड़ने का मेरा कोई प्रयास नहीं है, पूरा करूंगा चाहे टाइम कितना ही लग जाए।